जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। और मैं संजीव भाटिया आज आपका एफएसटी टेस्ट नंबर 18 डिस्कस करूंगा आपको। और हमारा डॉक्टर एसपी सिंह सर का सपना, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, इसी मिशन के तहत हम लोग ये डिस्कशन लेके आए हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है, और ये है एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए ये बीच में 3 कार्बन हैं हमारे, ये इसको हम लोग ऐसे देख ले 1 2 3, ये 3 कार्बन है और ये भी कार्बन है और इस पे OH जुड़े हुए हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा एक C, एक ये हो जाएगा CH2, और इसमें यहाँ पर एक CH2OH लगा हुआ है और यहाँ पर एक CH2OH लगा है और यहाँ पर एक OH लगा है और यहाँ पर एक OH लगा हुआ। अब अगर आप नंबरिंग करेंगे, इसको नंबरिंग हम लोग ने यहाँ से कर ली 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी। इसका मीन्स है प्रोपेन डायऑल बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मीथेन लिखा, ये कुछ बेकार है, ये नियोपेंटेन लिखा है, यहाँ प्रोपेन डायऑल लिखा है, यहाँ पे इरेथ्रिटॉल लिखा है। तो यहीं से पता चल गया है कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वही सबसे ज़्यादा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी बात कर लेते हैं। ये मान के चलो कि अगर ये 2 ग्रुप नहीं होते जो साइड चेन है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन 1,3 डायॉल। ये प्रोपेन 1,3 डायॉल आ जाता। लेकिन अब हम लोग ने इस पे ये जो ग्रुप जोड़े हुए हैं, ये ग्रुप देखिए, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये कि अगर हमारा यहाँ पे OH ना होता तो ये मेथिल ग्रुप होता, OH ना होता तो मेथिल ग्रुप होता। तो हम इसको कह सकते थे 2,2 डाई मेथिल। बट अब OH आ गया है तो ये हमारा हाइड्रोक्सी मेथिल बन गया। अब हाइड्रोक्सी मेथिल बन गया तो ये कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ग्रुप की अगर हम लोग को नंबरिंग दिखानी होती तो हम बिस ट्रिस से दिखाते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2,2 बिस हाइड्रोक्सी मेथिल प्रोपेन 1,3 डायॉल। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, एन प्रोपाइल एल्कोहल। ये हमारे पास सर एन प्रोपाइल एल्कोहल है, CH3 CH2 CH2OH। और फिर मुझे दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, CH3 CH3 CHOH। ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये है एन प्रोपाइल एल्कोहल। अगर हम इनका आईपैक नेम लिख लें तो हमें कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। 1 2 3, यानी इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम क्या होगा बच्चा? प्रोपेन 1 ऑल। और इसका नाम क्या होगा? यहाँ से 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। जैसा कि आप देख रहे हैं OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, इसमें सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। अगर 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, 2 एंड मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नोन एज पोजीशन आइसोमर्स। तो यहाँ पर ये पोजीशन आइसोमर्स हैं और इस आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 ऑप्शंस में कार्बोकैटायन दिए हुए हैं और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना है। अब बच्चा देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अगर आपको कंपेयर करना है तो सबसे जो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो बैक बॉन्डिंग को देते हैं। यानी कि अगर कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में कोई एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर वैसे तो एरोमेटिसिटी से भी देख सकते हैं, लेकिन हमको अभी अपने लेवल पे केवल यही देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको बैक बॉन्डिंग से मिलेगी। उसके बाद आप सेकंड नंबर पर जब स्टेबिलिटी की बात करोगे तो रेजोनेंस, अगर कोई फेनिल ग्रुप लगा है या अगर कुछ हमको एलिल ग्रुप टाइप का लगा हुआ है, रेजोनेंस हो रहा है कार्बोकैटायन में, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रेजोनेंस ना मिले तो फिर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि नंबर ऑफ अल्फ़ा H गिनने चाहिए। नंबर ऑफ अल्फ़ा H ना गिरे
ना मिले ज़्यादा या नंबर ऑफ अल्फ़ा एच बराबर हों तो फिर हमको इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करना होगा। तो ये 4 स्टेप में हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले हमको, जैसा मैंने आपको बताया, ये सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं। आप कहोगे बैक बॉन्डिंग क्या, जस्ट बगल वाले एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये देखना है मुझे। ना हो अगर ऐसा तो फिर आ जाओ रेजोनेंस पे। रेजोनेंस ना हो तो नंबर ऑफ अल्फा एच गिन लो। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो रेजोनेंस है नहीं। कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में कार्बन ही है, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा एच गिनने होंगे। तो अल्फ़ा एच गिनने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस कार्बोकैटायन का जो बगल वाला कार्बन है ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, और इन पे 2 एच लगे हुए हैं। अगर हम लोग कार्बन की कोवैलेंसी को 4 मान के अरेंज करें तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 4 अल्फ़ा एच हैं। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसके पास 3 अल्फ़ा कार्बन हैं, ये 3 अल्फ़ा कार्बन है। इस पे 3 एच जुड़े हुए हैं, इस पे 2 एच जुड़े हैं, इस पे भी 3 एच जुड़े हैं, तो यहाँ पे 8 अल्फ़ा एच आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। और फिर इसकी बात करेंगे तो इसके पास यहाँ पर 1 अल्फ़ा कार्बन है, इस पे 2 अल्फ़ा एच आ रहे हैं, और सिमिलरली इस पे भी हमारे पास 2 अल्फ़ा एच आ रहे हैं, 2 अल्फ़ा एच, इस पे भी 2 अल्फ़ा एच आ रहे हैं। तो अब दोनों में ही हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा एच हैं वो सेकेंड ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड ऑप्शन के कार्बोकैटायन की सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो मेरा सही आंसर होगा वो सेकेंड होगा। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 54, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। इस तरह से जब हम लोग डाईइन की या पॉलीइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो वहाँ रेजोनेंस से कंपैरिजन किया जाता है। हालांकि एल्कीन की स्टेबिलिटी आप नंबर ऑफ अल्फ़ा एच से भी गिनते हो, लेकिन तब गिनते हो जब आपका जो है सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कि आपका डाईइन ना हो, मोनोइन हो, तब तो आप नंबर ऑफ अल्फ़ा एच से या मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है। बट अगर डाईइन आ जाए, 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएं, तो देखना होता है रेजोनेंस जिसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा उसी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं इस फिगर को। और इस फिगर में देखिए ये सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसके बगल में सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें तो रेजोनेंस मिल ही नहीं रहा है, तो स्टेबिलिटी के मामले में ये पीछे हो गया। इसमें देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। इसी तरीके यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मीन्स ये है कि इसके 4 कार्बन रेजोनेंस में है, 4 कार्बन रेजोनेंस में है, तो ये 4 कार्बन की वजह से यहाँ स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगर इसको, इस फिगर को चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसका मीन्स ये है कि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन रेजोनेटिंग स्टेट में है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी की होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ से थर्ड करना पड़ेगा। ऑल आर इक्वल स्टेबल की बात नहीं चलेगी, थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम सेकंड स्टेबल होगा, उससे कम फर्स्ट स्टेबल होगा। इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55, ये जेल्डाल मेथड का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 55 जेल्डाल मेथड का क्वेश्चन है। अब देखिए जेल्डाल मेथड में आपको क्या करना है। यहाँ पे मुझे अच्छा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया ये। तो जहाँ पे मुझे अक्सर क्या होता था जेल्डाल मेथड में, मुझे पूछ लेता था नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ, बट यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज नहीं पूछा है। मुझे पहले यहाँ से नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना होगा, फिर इन कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना होगा, जिसमें सेम आ जाएगा वही कंपाउंड हमारा माना जाएगा कि इसका आंसर वही कंपाउंड है। तो चलिए नाइट्रोजन का परसेंटेज पहले जेल्डाल मेथड से निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का अगर आपको परसेंटेज निकालना है
तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1.4 इंटू मोलैरिटी M1N1 V1 ऑफ एसिड M1N1 V1 ऑफ एसिड माइनस M2N2 V2 ऑफ बेस अपॉन W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता। अगर देखो क्वेश्चन में तुमको एसिड का ही केवल मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया तो इसको ज़ीरो कर दो, इसको मत मानो, और अगर बेस का भी दिया तो इसको यूज़ करो, ये है कहने का सेंस। कभी कभी क्वेश्चन में केवल H2SO4 का मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन होता है तो फिर इसकी नीड नहीं होती। यहाँ पर देखिए मुझे मुझे क्या क्या डेटा दिए गया। पहले दिया गया 0.30 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो भाई मेरा 0.30 तो नीचे आएगा, 1.4 एज सच आ जाएगा। फिर मुझे कह रहा है कि 100 ml 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया। M मीन्स मोलैरिटी तो 0.1 रखा, N मीन्स होता है एसिड में नंबर ऑफ H प्लस आयन तो 2 रखा, और वॉल्यूम गिवन है मुझे, और यहाँ ml में ही हम लोग वॉल्यूम लेंगे तो ये 100 रख लिया, माइनस अब मुझे आगे उसने एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर्ड इतने सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स अल्कली भी दे दिया, बेस भी दे दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मोलैरिटी इसकी कितनी दी गई है 0.5, NaOH में एक OH होता है तो 1 है वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर, और इसमें वॉल्यूम है 20। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे दिख रहा है ये 20 आ रहा, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 10 आ रहा है मेरा। देख लो भाई 5 2 ज़ा 10, हाँ 10 आ रहा है यहाँ पे, और 200 और 20, तो इसमें 20 माइनस 10 आ जाएगा, और 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अब मुझे 14 बाय 0.30 करना है। अब मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर ले रहा हूँ मोबाइल फ़ोन से, और नहीं तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है आसानी से हो सकती थी। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि 14 है तो 3 का 4 12 होता, 4 टाइम समथिंग जाएगा, 40-45 के आसपास आने लगेगा। तो 14 डिवाइडेड बाय 0.30 तो ये 46.6% आ रहा, 46.6%। अब 46.6 जिन बच्चों को याद है कि पूछा जाता है अक्सर, एक क्वेश्चन पुराना आता था कि नाइट्रोजन का परसेंटेज किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा होगा, और वहाँ यूरिया किस फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा होगा, और यूरिया गिवन किया रहता था, और यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता। उस हिसाब से तो मुझे फर्स्ट नज़र आ रहा है ये। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर यूरिया में निकालना है तो पहले यूरिया का फॉर्मूला देख लो भाई, NH2CO NH2 तो जिसका तुम्हें परसेंटेज निकालना है उसका एटॉमिक वेट ले लो, और फिर यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको, परसेंटेज ऑफ एटम इन फॉर्मूला, एटम इन मॉलिक्यूल, एटॉमिक वेट इंटू N इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता। अगर आपको किसी का फॉर्मूला पता और आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ N अगर हम निकालने जाएंगे तो एटॉमिक वेट 14 होता है नाइट्रोजन का। अब यूरिया में देखो कितने N है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 कर दो, फिर 100 कर दो, और मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का मुझे लगता है 60 होता, आपको पता होगा। तो 14 इंटू 2 28, और 4 जोड़ देंगे तो 28 और 4 32 में 12 जोड़ दिया तो 32 में 12 जोड़ दिया 44 आ गया, 44 में 16 जोड़ दिया तो 60 आ गया। तो अब यहाँ पर 60 हमने ले लिया, तो ये हमारा आ गया 280/6। अब 280/6 करके देख लो, 280/6 क्या 46.6 आ रहा, 280/6 46.66 आ रहा। फिर से इसका मीन्स है जो मैंने सोचा था वही हुआ।
इसलिए ये जो कंपाउंड है यूरिया है, इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन एलिफेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये तो बहुत आसान है, आपको मालूम है कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फिर Cl2 की होती है, फिर Br2 की होती है, और फिर लास्ट में I2 की होती है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है F2 Cl2 Br2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन मेरा 56 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में मुझे चाहिए 1 क्लोरो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो भाई बना लेते हैं, ये मुझे चाहिए साइक्लोहेक्सेन चाहिए, तो साइक्लोहेक्सेन तो आ गया, और 1 क्लोरो और 1 मेथिल, ये मेथिल है और ये क्लोरो है, और ये चाहिए, और मुझे किसकी रिएक्शन करनी है, HCl की रिएक्शन करनी है। तो जब HCl की रिएक्शन इस कंपाउंड में करोगे तो हम लोग लगाएंगे मार्कोनिकॉफ, क्योंकि यहाँ कोई परऑक्साइड वगैरह तो है नहीं, वैसे भी HCl की रिएक्शन है, परऑक्साइड होता भी तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, इस पे प्लस और इस पे माइनस आ जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो Cl माइनस है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा। या मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अटैकिंग रीजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पे कम H हो। इस वाले कार्बन पे एक भी H नहीं है और इस वाले कार्बन पे 2 H हैं, तो ये तो ऑप्शन सही है, बट मेरे पास फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ है, तो मुझे आगे भी चेक कर लेना चाहिए। ये तो सही हो ही गया। अगर इसकी बात करें और इसमें रिएक्शन करें हम लोग HCl की, तो HCl की रिएक्शन करने में पहले बना के देख लेते हैं क्या बन रहा है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड मुझे लगता है कि इस तरह से ब्रेक होना चाहिए, इस तरह से, या अगर मार्कोनिकॉफ लगाते हो तो फिर से वही बात आ जाएगी, इस कार्बन पर एक H है, इस कार्बन पे एक भी H नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर कम से कम हाइड्रोजन है। तो इसमें Cl बाबू यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और फिर से ये वही स्ट्रक्चर बन गया, यानी 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से ये तय हो गया कि मेरा थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। द ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ये तो बहुत आपका पढ़ा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये हमारा ब्यूटाइन है। अब इस ब्यूटाइन पे अगर आपने पढ़ा होगा कि इस ब्यूटाइन पर हम लोग हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएं, 1 मोल H2 का रिएक्शन कराएं, और हम लोग यहाँ पे PD कार्बन पैलाडाइज चारकोल ले लें, और वो भी हम लोग ले लें BaSO4 की प्रेजेंस में। हालांकि यहाँ केवल पैलाडाइज चारकोल के साथ सल्फर या क्यूनोलीन होना चाहिए था, BaSO4 गलत छप गया, लेकिन मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं है, तो BaSO4 की जगह मैं यहाँ पे सल्फर ले रहा हूँ, या क्यूनोलीन एज ए पॉइजन। और अभी आपको कार्बन ना लेते तो पैलेडियम प्लस BaSO4 ले सकते थे। तो इसमें मुझे यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये स्ट्रक्चर मीन्स मुझे मिल जाएगा सिस एल्कीन, ये सिस प्रोडक्ट है मेरा। और अगर मैं NaNH2 ले लूँगा, अगर मैं Na एंड अमोनिया ले लूँगा, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो ये एंटी एडिशन होगा और यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 H H। अगर सिस पूछा होता तो फर्स्ट ऑप्शन होता, और क्योंकि ट्रांस पूछा है तो थर्ड ऑप्शन होगा। सेकंड होगा नहीं, क्योंकि NaBH4 मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और फोर्थ वाला SnHCl रिडक्शन करेगा, बट इसको एल्कीन तक बदल देगा, एल्कीन में जाके रोकेगा नहीं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। सो मेरा आंसर थर्ड हो गया। 59 क्वेश्चन, विच
विच कंपाउंड इज़ एरोमेटिक, विच कंपाउंड इज़ एरोमेटिक। तो बाबू देखो एरोमेटिक के लिए आपको शर्त पता है कि सबसे पहले हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए, तो ये सब साइक्लिक हैं। फिर दूसरे नंबर पे मेरे पास प्लैनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लैनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लैनर अगर है तो sp2 भी होगा, मोस्टली sp2 आप प्लैनर होते हैं, कभी कभी प्लैनर नहीं भी हो पाते हैं sp2, लेकिन हमको प्लैनरिटी चाहिए सबसे पहले। तो प्लैनरिटी में देखिए सर ये तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3, तो ये नॉन प्लैनर हो गया, इसकी जो रिंग है वो नॉन प्लैनर हो गई, तो ये तो नहीं हो पाएगा सर। फिर हमने इसको देखा, इसमें भी ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी नॉन प्लैनर हो जाएगा, नॉन प्लैनर ये भी हो जाएगा। इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसमें ये प्लैनर तो है, लेकिन जब प्लैनरिटी मेंटेन हो जाए, इसके सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो फिर हमें पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर गिनने चाहिए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर देखूँगा 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर 0 हो तो मुझे 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 पाई बॉन्ड चाहिए। और अगर n बराबर 1 कर दें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए या 3 पाई बॉन्ड चाहिए। इसमें बाबू देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें देखो कितने डबल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड देखो कितने हैं, इसमें डबल बॉन्ड हैं 2, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एरोमेटिक तो नहीं है, हाँ एंटी एरोमेटिक हो सकता था। अब ये ले दे के हमारे पास स्ट्रक्चर आया, इधर C6H5 है, इधर C6H5 है, ये तो एरोमेटिक रिंग है ही है। इस रिंग की अगर बात करें तो इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और प्लैनरिटी भी मेंटेन है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे बातों को। अगर कभी कोई आपको बात नहीं समझ में आती है या कोई समस्या आती है हम लोग के एक्सप्लेनेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं हम लोग को। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विनाइल हैलाइड। आप जानते हैं जब भी कभी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई दूसरा जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला जो हमारा कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन है हमारा ये वाला। और अब जैसे मान लिया कि ये CH2 है और ये C है और बॉन्ड खाली है, इस पे आके X जुड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड और ये ऐसे X जुड़ा है, दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ, तो इसका मीन्स है कि ये तो विनाइलिक कार्बन हो गया हमारा, विनाइलिक हैलाइड हो गया। इसमें भी डबल बॉन्ड से ही X जुड़ा हुआ है, जब डबल बॉन्ड से X जुड़ा है तो वो हमारा विनाइलिक है। बट इसमें डबल बॉन्ड के बगल में जुड़ा, अगर डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन पे X जुड़ा हुआ तो वो एलिलिक हैलाइड होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा। तो विनाइलिक हैलाइड मेरा फर्स्ट और सेकंड दो हैं, तो कौन सा ऑप्शन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर के ऑप्शन में मुझे विनाइलिक मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारी बात होगी क्वेश्चन नंबर 61 की। अब क्वेश्चन नंबर 61 क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अच्छा एक अल्कोहल है और उसका हम लोग SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं और थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने के बाद हम उसको बदल रहे हैं हैलो डेरिवेटिव में, और ये रिएक्शन तो बड़ी फेमस है, इसमें प्योर हैलोजन डेरिवेटिव बनाए जाते हैं और इसका नाम है डाल्टन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, यानी कि अगर आपको ये दिया हुआ है सर ROH और उसकी आपने SOCl2 से रिएक्शन करा दी, तो इसमें आपको RCl मिल जाएगा
और आपको SO2 मिल जाएगा और आपको HCl मिल जाएगा, ये आपको सर मिल जाएगा। और इस प्रक्रिया में SO2 गैस बनती है, HCl गैस बनती है, कंटेनर से रिमूव हो जाती है, प्योर आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा या एलिफेटिक एल्केन यहाँ हेलो डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब बात करते हैं बाल्श-शाइमन रिएक्शन की। तो बाल्श-शाइमन रिएक्शन भी जान लो। बाल्श-शाइमन रिएक्शन में हम लोग कभी इससे हम लोग फ्लोरोएरीन्स बनाते हैं। फ्लोरोएरीन्स बनाने के लिए क्या करते हैं, वो भी एमीन से। तो ये हमारे पास एमीन है, इसकी रिएक्शन हम लोग NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे सर। NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। यहाँ पे डाईएजोनियम सॉल्ट या जिसे तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हो मिल जाएगा। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब आपको मिल जाएगा सर, आप इसकी HBF4 से रिएक्शन कराएंगे। तो HBF4 से जब रिएक्शन कराएंगे, ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन थी। डाईएजोटाइजेशन करने के बाद इसकी हमने हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट से रिएक्शन करा दी और यहाँ से HCl को निकाल दिया। अब यहाँ पे मुझे एक ये कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव मिल गया है N2BF4। अब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर मुझे मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन। तो ये जो रिएक्शन है भैया, ये बाल्श-शाइमन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन थी ये डार्जन रिएक्शन थी। शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन में आप किसी एल्केनोइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सर, किससे, आप किसी एमीन से कराते हैं। तो इसमें HCl निकल जाता है। हालांकि ये एमीन की जगह अल्कोहल से भी करा सकते हैं। अगर आप अल्कोहल से कराते तो ईस्टर फॉर्मेशन होगा, एमीन से कराते तो एमाइड फॉर्मेशन होगा। तो ये RCO और यहाँ पे NHR बन जाएगा, तो ये एमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी एमाइड बन जाएगा। और जो ग्रूस प्रोसेस, ये शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन हो गया। और ग्रूस प्रोसेस आपने पढ़ा है, ग्रूस प्रोसेस में कि जब आप किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन HCl गैस से कराते हैं, एक्वस HCl से नहीं। अगर एक्वस HCl से करा रहे हैं किसी अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अगर अल्कोहल को हमें टेस्ट करना है तो हम लोग एक्वस HCl के साथ टेस्ट करते हैं, उसे ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो तुरंत प्रेसिपिटेट दे देता है, जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो 5 से 10 मिनट में देता है, और टर्सरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर टेस्ट नहीं देता। उस समय हम लोग HCl एक्वस सोल्यूशन से ये टेस्टिंग करते हैं, उसे ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर HCl गैस की रिएक्शन कराई अल्कोहल से तो वो ग्रूस प्रोसेस कहलाता है। ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ग्रूस प्रोसेस। तो मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया। मेन मेरा डार्जन रिएक्शन था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये मेरे पास आ गया सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ है। अरे भाई, सेकेंडरी अल्कोहल का मीन्स ये है कि जो ऐसे C से OH जुड़ा हो जिसकी 2 वैलेंसी कार्बन से सैचुरेट है और बाकी 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से सैचुरेट है। तो देखिए इसमें क्या, या ये समझ लें कि 1 हाइड्रोजन होगा, OH जिस कार्बन में जुड़ा होगा उस पर 1 हाइड्रोजन होगा। OH यहाँ पे जुड़ा है, इस पर 2 सर हाइड्रोजन है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और इसमें देखिए इसमें 1 हाइड्रोजन है, या ये कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये, तो ये 2 डिग्री है, और इसमें भी नहीं है। तो हमारा जो 62 क्वेश्चन हुआ उस 62 का आंसर क्या होगा, ओनली एंड ओनली थर्ड। ओनली एंड ओनली थर्ड। सेकेंडरी आप पहचानना जानते हैं, टर्शरी पहचान लेते हैं। फिनॉल की, अच्छा बड़ा एक क्वेश्चन है तो साथ साथ में रिएक्शन बनाते चलेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। तो हम लोग ने यहाँ सबसे पहले फिनॉल ले लिया C6H5OH और इसको जिंक के साथ डिस्टिल किया। आप जानते हैं जिंक के साथ फिनॉल को डिस्टिल करो तो OH ग्रुप गायब हो जाता और हमको बेंजीन मिल जाता।
तो बच्चा पार्टी ये बेंजीन मुझे मिल गया जिंक के साथ। फिनॉल को हम लोग बेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे, बेंजीन में रिड्यूस कर लेंगे। अब हम लोग को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे भाई एल्किल हैलाइड से। तो प्रोपाइल क्लोराइड दे रहा CH3 CH2 CH2 Cl। अब कौन सा प्रोपाइल क्लोराइड है ये नहीं बताया, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड बना लेते हैं। और नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड में जब हम लोग AlCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप सब जानते हैं एक यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ये, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो इसमें यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट लग जाएगी और इसलिए ये प्लस सेकेंडरी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली वो हमारा भैया बनेगा क्यूमीन, CH3 CH3, ये क्यूमीन बनेगा। और कौन क्या है, फिनॉल जिंक के साथ रिएक्शन कराया फॉलोड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड बी है। बी तो आ गया, ए कौन था, ए का पता नहीं, शायद फिनॉल ही ए रहा होगा। और फिर कह रहा बी इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है फिनॉल बनाने की, वापस एयर के साथ हमने इसको हीट किया तो इसमें फिनॉल और एसीटोन बनता है। आपने कई बार इसमें बीच में आपको क्यूमीन परऑक्साइड बनेगा, उसको हीट करोगे तो फिर आगे वो बन जाएगा फिनॉल में और एसीटोन में। तो हमको शायद क्यूमीन परऑक्साइड तक ही जाना है, COOH और CH3 और CH3 ये बन जाएगा। तो ऐसा कोई कंपाउंड है, 4th वाला दिख रहा है तो 4th वाला ऑप्शन कर दीजिए, C बनेगा ये, और C ही मुझसे मांगा। अगर फर्दर इसको हीट करते तो फिर बन जाता क्या, फिनॉल वापस, और साथ में बन जाता एसीटोन। फिनॉल वापस बन जाता है, एसीटोन बन जाता। नहीं इसमें तो ये तो नहीं भैया, इसमें तो OH एक्स्ट्रा आ गया, वो बॉन्डिंग तो दिखी लेकिन OH एक्स्ट्रा आ गया। तो बनेगा कौन सा, थर्ड बन जाएगा। 63 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई जेड। चलिए बनाते हैं। ये CH3 है, कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4, ठीक। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर रिएक्शन हो रही है HBr की, और HBr की रिएक्शन H2O2 की प्रेजेंस में हो रही है। अब H2O2 की प्रेजेंस में क्या सोचते हो, मार्कोनिकॉव लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉव? हाँ बिल्कुल सही, मन में आपके यही आ रहा है कि नहीं सर ये तो खैरेश इफेक्ट है, ये तो परऑक्साइड इफेक्ट है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगना चाहिए, यानी कि उस कार्बन पे हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जाके जुड़ेगा जिस पे ज़्यादा एच होंगे, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे ज़्यादा एच होंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा CH3 CH2 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 Br, कॉर्नर वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। अब हम लोग ने इसको बनने के बाद मुझसे क्या मांग क्या रहा है, जेड मांग रहा है, ये तो मेरा वाई हो गया, ऑब्वियस बात है यही एक्स रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या रिएक्शन करनी है, C2H5ONa की, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड की। तो ये तो विलियमसन सिंथेसिस की तरफ जाने लगा, ईथर फॉर्मेशन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे C2H5ONa के साथ रिएक्शन कराई। अब C2H5ONa के साथ रिएक्शन करा दो बाबू, बना दो NaBr रिलीज कर दो, और ये C2H5O जाके इसमें ऐड कर दो। तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2, कितने कार्बन थे वही गिन लो, 4 कार्बन थे, और एक बीच में O आ जाएगा और फिर C2H5 आ जाएगा। अब पहले तो आप देख लीजिए किस O से C2H5 जुड़ा, इस O से C2H5 जुड़ा, लेकिन इधर तो इस तरह से मुझे 2 और 3 कार्बन का ग्रुप आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता बिकॉज 3 कार्बन का आ गया। इधर C2H5 जुड़ा है लेकिन इधर 1 2 3 और 4, बट ये बीच में CH3 दे दिया, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देख लेते हैं कहीं मिसप्रिंट ना हो गया। और 1 और CH2 होल थ्राइस, हाँ भाई ये हो गया।
यानी इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कंडेंस फॉर्म में, CH3 और 3 बार CH2 है, तो ये 3 बार CH2 को ऐसे लिख दिया, CH2 होल थ्राइस, और O और C2H5, तो थर्ड हो गया। और फोर्थ में 4 और 5 कार्बन एक साइड आ गए और दूसरी तरफ मिथाइल आ गया, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन 64 का सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। मुझे ये रिएक्शन बेसिकली करा रहा है, इस तरह की रिएक्शन में हम लोग कहते हैं ये रिएक्शन है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। अब ये एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन एल्डिहाइड कीटोन की खास रिएक्शन है, और इसमें हम लोग सिंपल वे में अगर बात करें तो जो एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन होता है वो एमीन या अमोनिया डेरिवेटिव के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर निकाल देता है। तो ये वाटर निकल जाएगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते रेट फास्ट हो जाता है, और जब वाटर निकल जाएगा इसमें तो मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे ये जो पेंटागोन ग्रुप है ये तो एज इट इज़ रखना है, उसके बाद डबल बॉन्ड भी एज इट इज़ रखना है। अब N इसके साथ आ गया और OH आ गया, ये हमारे पास, इसको हम लोग ऑक्साइम कहते हैं, तो ये ऑक्साइम हमारा बन गया है। तो ऑक्साइम हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है? सेकंड में मिल रहा है, और कहीं तो मिल नहीं रहा है, तो सेकंड ऑप्शन कर दो भाई। मैक्सिमम डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। अब देखो जब भी डिहाइड्रेशन क्वेश्चन आए तो भाई एक सिंपल सी बात समझ लो, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन मोस्टली, लेकिन भाई ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसे ऑप्शंस दिए गए, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा होता है एल्डोल का डिहाइड्रेशन स्पीड, फिर 3 डिग्री अल्कोहल का, फिर 2 डिग्री अल्कोहल का, और फिर 1 डिग्री अल्कोहल का, और फिर CH3OH का। अभी CH3OH में डिहाइड्रेशन को मतलब नहीं, एल्कीन नहीं बन पाएगी, इसको हटा दो भाई। 1 डिग्री अल्कोहल का, ये ऑर्डर होता है डिहाइड्रेशन का। अब आप कहेंगे कि सर एल्डोल कौन है? एल्डोल बच्चा मेरा है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को कैसे चेक करेंगे भाई? देखो एक कार्बोनिल तुम्हारे पास ग्रुप होना चाहिए, C डबल बॉन्ड हो। अब C डबल बॉन्ड हो के जो बगल वाला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उसके बगल वाला बीटा होगा, और उस बीटा पे OH अगर जुड़ा है तो बहुत फास्ट डिहाइड्रेशन होगा। उसका रीज़न भी है, लेकिन अभी तुम रीज़न में ना जाओ। देखो ये हमारे पास एक कीटो ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो यहाँ बीटा पे OH जुड़ा हुआ है। इसमें तो अल्फ़ा पे ही OH आ गया, कोई सेंस नहीं है। यहाँ 2 OH आ गए, तो अब ये 2 OH दोनों सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी की स्पीड यहाँ पर है, और इसमें क्या है, इसमें तो कार्बोनिल है ही नहीं। इस तरह से हम लोग देखें तो सबसे जो हमें फास्ट डिहाइड्रेशन दिख रहा है वो किस में दिख रहा है? सेकेंड में दिख रहा है। और डिहाइड्रेशन करने के लिए देखिए ये OH यहाँ से माइनस फॉर्म में टूटेगा तो ये सर प्लस होगा। अब ये H प्लस फॉर्म में टूटेगा तो ये कार्बन माइनस होगा। तो OH जिस कार्बन में जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन माइनस बनता है, डिहाइड्रेशन में वाटर जाना होता है। और अगर उसके बगल में कार्बोनिल है तो ये बच्चा हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। इस वजह से ड्यू टू स्टेबिलिटी ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो 66 का सेकेंड हो जाएगा। फॉर कार्बिल अमीन रिएक्शन वी नीड टू हॉट एल्कोहलिक KOH एंड, तो मुझे अब ये तो सिंपल सी बात है, कार्बिल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स और क्लोरोफॉर्म और KOH के बीच में होती है, तो इसमें मुझे कार्बिल अमीन रिएक्शन इस तरह से होती है। कार्बिल अमीन रिएक्शन के लिए कलम चेंज कर लेते हैं, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH या NaOH, और यहाँ पे मिल जाएगा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। बैड स्मेल कंपाउंड होता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है, स्पेशली ये एक टेस्ट है प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने का, और वो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, और आइसोसाइनाइड बन गया है। साथ में मुझे यहाँ पर KCl मिल जाएगा,
और वाटर मिल जाएगा। तो अब सर पूछ क्या रहा हूँ उससे, कार्बिल अमीन रिएक्शन में एल्कोहलिक क्यूएच, तो ये यूज़ हो गया एल्कोहलिक क्यूएच। साथ में क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म और अमीन, तो प्राइमरी अमीन और क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर, तो ये क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर में बनता क्या है भैया, क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर में बनता है एसिटिलीन, ये एसिटिलीन बनता है, यहाँ 6 AgCl निकल जाएंगे, तो मुझे मिल जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो नहीं होगा। प्राइमरी अमीन एल्किल हैलाइड कोई मतलब नहीं है, मोनो एल्किल अमीन ट्राइक्लोरोमेथिन कोई सेंस नहीं है, तो फर्स्ट हो गया। What is the decreasing order of basicity of primary, secondary and tertiary ethylamine? ये याद करने वाला क्वेश्चन है। अमीन्स में आपने कई बार याद किया है कि जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं वो एक्वस मीडियम में, अभी यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया गया है, तो हम मान लेंगे एक्वस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम में सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और अगर एथिल ग्रुप है तो फिर उससे कम हमारी टर्सरी अमीन की होती है, उससे कम प्राइमरी अमीन की होती है। और अगर मैथिल है तो मैथिल ग्रुप में सेकंड नंबर पे टर्सरी आ जाता है और लास्ट नंबर पे, मतलब थर्ड नंबर पे प्राइमरी आता है। तो अब मैं अगर मैथिल ग्रुप है तो सेकंड नंबर पे प्राइमरी अमीन आ जाएगा और फिर थर्ड नंबर पे टर्सरी आएगा। तो इसमें हम लोग को फोर्थ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 68 का हमारे पास आंसर हो जाएगा फोर्थ। सिंपल सा ऑर्डर है। Which of the following regions show that all 6 carbon of glucose are arranged in straight chain? तो रेड फॉस्फोरस HI, बिकॉज रेड फॉस्फोरस HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को, एल्कोहलिक ग्रुप को, सबको रिड्यूस कर देता, और एक लीनियर स्ट्रेट चेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा इससे। तो नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा है, इसका मीन्स है कि कार्बन चेन स्ट्रेट थी। तो मान लीजिए ये मेरे पास ग्लूकोस है, C डबल बॉन्ड OH C, और यहाँ पर OH 4 मोल है, और यहाँ पर है एक मेरे पास CH2OH। अब इसका अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चा, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH2 होल 4 CH3 नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन लीनियर चेन होगा, स्ट्रेट चेन होगा, तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज है, ये बता रहा है। और टॉलेंस रीजेंट तो हमारा एक रिड्यूसिंग ग्रुप है, वो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा लेकिन वो अल्कोहल्स को नहीं करेगा, उनसे कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन का। तो मुझे क्या आंसर करना चाहिए, फर्स्ट। अच्छा, ये मुझे सल्फ्यूरिक एसिड के मोल लेफ्ट निकालने हैं, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, लेफ्ट मोल इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल मोल माइनस रिमूव्ड मोल। लेफ्ट मोल इक्वल टू इनिशियल मोल माइनस रिमूव्ड मोल। अब क्या कह रहा है, 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, ओके, फ्रॉम 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, यानी वेट में से नंबर रिमूव कर रहा है। तो मैं वेट के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर के लिए लगाऊंगा गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे। तो भाई देख लेते हैं वेट कितना दिया गया, 98 मिलीग्राम, तो भाई साहब 98 × 10⁻³ ग्राम कर दीजिए, मिलीग्राम को ग्राम में बदल लिया। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का जानते हो 98 होता है, और माइनस यहाँ पर 3 × 10⁻20 लिया गया है, और एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 होता है। एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 होता है। अब सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा सर 1 × 10⁻³ और ये आ गया 0.5 × 10⁻³ तो बस सिंपल है, 0.5 × 10⁻³ आ रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए।
सेकंड ऑप्शन 70 का आंसर सब लोग देख लीजिए, सेकंड हो रहा है। उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूं। अरे ये तो बड़ा कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चन आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला तुमको कराया था और वो ये था कि अगर तुम्हें किसी फार्मूला में मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए क्या तरीका है। उसके लिए तरीका ये है कि आप परसेंटेज इक्वल टू लगाइए एटॉमिक वेट जिसका आप परसेंटेज निकालना है इनटू ए या एन, कुछ भी लिख लो, ए फॉर एटॉमिसिटी, एन फॉर नंबर ऑफ दैट एटम इन वन मॉलिक्यूल, इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। रखिए सर, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी गिनो, देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 2 8 और 3 यहाँ से आएगा तो कितना होगा 24। तो टोटल कितना आया 27 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 27 ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इनटू 100। अब मेन मुद्दा फंस जाएगा मॉलिक्यूलर वेट का। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं अपन लोग। कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चे को याद होगा कि 100 होता, कैल्शियम का 40 और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 प्लस 12 60 और 40 100। अब हम लोग 3 मोल कैल्शियम फॉस्फेट का टोटल मोलर मास रख लेते हैं। कैल्शियम 1 कैल्शियम का 40 होता है, 3 कैल्शियम का 40 इंटू 3 120 आ गया, प्लस एक देखो 4 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 4 64 और फास्फोरस का 31 होता है तो 64 प्लस 30 94 95 और 2 फॉस्फेट है 95 इंटू 2 कितना हुआ 90 90 180 और 190। तो 190 यहाँ पे आ जाएगा, 190 और 120 यानी कि 200 और 310 इंटू 3 यानी 930 और 1030 आ रहा है। देखिए सर, तो 1030 यहाँ नीचे लगा दीजिए। अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेशन की भी तरीके होते हैं कि आप बिना कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, लेकिन मैं आपका टाइम बचाने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करूँगा और देखूँगा हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 16 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1030, दैट मीन्स 41.94। क्या 41.94 कोई है? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। सोडियम फॉस्फेट है, ले लो भाई सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 और इसकी रिएक्शन हो रही है BaCl2 से, करा दी BaCl2 से रिएक्शन। तो Ba चला जाएगा फॉस्फेट के साथ तो बन जाएगा Ba3PO4 होल ट्वाइस, Ba3PO4 होल ट्वाइस और Na चला जाएगा Cl के साथ तो आ जाएगा NaCl। चलिए बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 3Ba हैं तो यहाँ 3 कर दिया, यहाँ पर फॉस्फेट के 2 हैं तो यहाँ पर 2 कर दिया, 6 NaCl हो जाएंगे। रिएक्शन देख लेना बच्चा बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस रिएक्शन आ गई और मुझे यहाँ पर 0.2 मोल दिए हैं, किसके 0.2 मोल दिए गए हैं आपको सोडियम फॉस्फेट के, BaCl2 के 0.5 मोल दिए हैं। और आप तो जानते हो कि जब 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में और सबकी क्वांटिटी गिवन है, सबका मोल सबका वेट गिवन है,
तो आपको उस रिएक्टेंट को चुनना होता है जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए प्रोडक्ट की वैल्यू को निकालने के लिए। अब कम्प्लीटली कंज्यूम रिएक्टेंट कौन सा होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट, जानते हो। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे कैसे? लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए उस रिएक्टेंट के दिए हुए मोल अपॉन बैलेंसिंग नंबर, स्टोकियोमेट्रिक नंबर, जिसे आप स्टोइचियोमेट्रिक नंबर भी कहते हो, तो हम लोग लिमिटिंग रेशियो निकालेंगे। पहले मोल में डिवाइड करो ये वाला 2 स्टोइचियोमेट्रिक नंबर, ये यहाँ से आए, ये यहाँ से आए, तो मुझे मिल गया 0.1, और यहाँ पे 0.5 यहाँ से आया अपॉन 3 यहाँ से आया, तो ये हो जाएगा 0.3 1 ज़ा 3 226 0.167, ये 0.10, तो ये लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट है। तो इसका मीन्स है कि ये मेरा जो Na3PO4 है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या पूरा लिख देता हूँ लिमिटिंग है, लिमिटिंग। और जो लिमिटिंग होता है उसी से प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देखो, आप यहाँ पर देखो कितने मोल हैं? 2 मोल, तो 2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन गिव्स 1 मोल बेरियम फॉस्फेट, 1 मोल बेरियम फॉस्फेट, 1 मोल बेरियम फॉस्फेट। तो अब बेटा यहाँ पर मुझे कितने मोल गिवन किए गए थे? 2 मोल, 0.2 मोल। तो 0.2 मोल अगर आप सोडियम फॉस्फेट लोगे तो फिर आपको 1/2 इंटू 0.2 यानी कि 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट मिलेगा। अब 0.1 मोल ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है, तो ये सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर 1 से ज़्यादा है। देखो जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनमें हम लोग 2 पार्ट कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन जिसमें कि आपको पता है न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता, एक हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम हैं, और अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तो उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर बराबर होगी। न्यूट्रॉन मस्ट है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 से ज़्यादा और एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है। अगर एटॉमिक नंबर 1 के बराबर होता तो इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। बहुत आसान क्वेश्चन, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, मैं तो समझता हूँ सभी ने कर लिया होगा। ये देखिए रेडियस वाला है, तो अब रेडियस का आपको फॉर्मूला याद होगा। रेडियस इक्वल टू होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू n² अपॉन z, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। अब सर हम लोग चाहते हैं कि 2 लोगों को कंपेयर करना, तो हम लोग 2 लोगों को कंपेयर करेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू, ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, बीच में सेम होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम लोग क्या कर लेंगे n1² अपॉन z1 इंटू z2 अपॉन n2²। तो R1 मुझे क्या दिया गया? हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का मुझसे कह रहा रेडियस ग्राउंड स्टेट में यानी फर्स्ट शेल में 0.53 है, तो 0.53 लगा दिया। R2 मीन्स R निकालनी है किसकी? Li2+ की, Li2+ की निकालनी है, इक्वल टू ग्राउंड स्टेट है तो 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, और फिर जब लिथियम 2+ की निकालनी है तो वो भी हमको निकालनी है ग्राउंड स्टेट में। लिथियम 2+ की रेडियस मुझे निकालनी है, और लिथियम 2+ का Z बताओ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि 3, तो यहाँ पे आएगा 3, और ये भी 1 का स्क्वायर होगा। अब मेरा जो रेडियस ऑफ Li2+ आयन आया है वो आया है मेरा 0.53 अपॉन 3, यानी कि 0.3 1 ज़ा 3, 2 बचा 23, तो 0.3 7 ज़ा 21, तो 0.17, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं बच्चा।
अबाव प्रिंसिपल किसको सेटिस्फाइड नहीं करता है? तो आप जानते हैं कि जब हम लोग 3D सीरीज में या फोर्थ पीरियड में जाते हैं तो क्रोमियम और कॉपर में ये सेटिस्फाइड नहीं होता। रीज़न क्या होता है? अब जैसे कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है बाबू? एटॉमिक नंबर 29 है। तो हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अबाव प्रिंसिपल ये कहता है लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल को पहले फुलफिल करोगे तभी हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालोगे। तो 1s2 की एनर्जी कम है, पहले भर दिया, फिर 2s2 आ गया, फिर भर दिया, 2p6 अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, 3s2 भर दिया, 3p6 बहुत अच्छे। अब 4s में 1 रखेंगे और 3d में 10 रखेंगे। ये गड़बड़ हो गया कि जो 4s जिसकी एनर्जी कम थी उसको फुलफिल किया नहीं और आगे भर दिया 4s1। तो कॉपर कहाँ है? इसमें क्रोमियम है, लेकिन Cl एक्सेप्शन है नहीं। कॉपर और सिल्वर एक ही ग्रुप के हैं तो ये हो सकते हैं। और क्रोमियम है लेकिन Mg नहीं है, कॉपर है लेकिन Na नहीं है। और सिल्वर में भी यही होता है, सिल्वर में बस 5s1 हो जाएगा। जब आप सिल्वर की बात करोगे 47 होता है, 1s2 से स्टार्ट करते हुए जाओगे और यहाँ पर 5s1 और 4d10 हो जाएगा। तो दोनों में ही गलत हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 75 तक मैंने डिस्कस किया, आगे आपको सर कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इसी तरह हम लोग के साथ बने रहिए, हम लोग बहुत सारे सेशन आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। उम्मीद है हमारे इस अथक प्रयास से आप लोग को ज़रूर ही निश्चित ही फ़ायदा होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स बताइएगा। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलिए बेटा, तो आपने 75 तक सर के साथ डिस्कशन देखा। अब 76 to 100 हमारे साथ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय सीरियम। तो बहुत ही कॉमन बात है, कई बार हमने आपसे रैपिड फायर सेशंस वगैरह में ये बात आपसे बताई कि सीरियम जो है वो +3 के साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और भी मेंबर्स हैं इस फैमिली के जो इसको शो करने का काम करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सारे मेंबर जो हैं ये +4 ऑल्सो करते हैं। +3 तो कॉमन होती है लेकिन ये +4 करने का काम भी करते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे सीरियम के बारे में पूछा हुआ था। तो सीरियम जो है +3 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने का काम करता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कौन कौन सा? +3 और +4, ठीक है ना? +3 और +4, तो 76 सेकेंड ऑप्शन। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, सिपरा टीवी नहीं देखो, याद करो, सिपरा टीवी नहीं देखो वरना आंखें 4 हो जाएंगी। ये ट्रिक बताई थी याद करने की, है ना? तो उससे ये बहुत आसानी से आप कर सकते थे। ठीक, चलिए 77 की बात कर रहा है। आपको वेरियस प्रोसेसेस दी हुई हैं और आपके सामने जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी की, फ्लॉट की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी की, तो Q + W हो जाता है। अब अगर हम इसको एप्लीकेशंस में जाते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस है मेरे पास में, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा V 0 तो W बराबर 0। आइसोकोरिक के लिए डेल्टा V हो जाएगा 0 तो W बराबर 0, तो डेल्टा U बराबर Q हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ठीक है ना? एडियाबैटिक की जब हम बात करेंगे इसमें तो एक्सचेंज ऑफ हीट 0 होती है। एडियाबैटिक के लिए Q 0 हो जाएगा, तो इसमें डेल्टा U बराबर W हो जाएगा। डेल्टा U बराबर W हो जाएगा। तो डेल्टा U बराबर W एडियाबैटिक के लिए, तो A B का R आ रहा है। और बेटा कौन सा था? आइसोकोरिक, ये D का आ रहा है P, DP। तो DP एक ही ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है सेकेंड में, आप ध्यान से देख लीजिए। DP आपको एक ही ऑप्शन में, B का क्या है? R है, बिल्कुल है। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? तो कहते हैं -2.303 nRT log of V2/V1। और जब हम ln की बात करते हैं
तो माइनस एनआरटी ln v2 बाई v1। अब ये v2 बाई v1 है, इसको v1 बाई v2 करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा nRT ln v1 बाई v2। तो ये बात इससे मैच हो गई, ए वाला किससे मैच हो गया बेटा, एस से मैच हो गया। अब बचा कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, इसको हम मैच करा देंगे वर्क डन बाय द सिस्टम से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सी का क्यू से करा देंगे, और आइसोकोरिक का इस तरह से। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 77 के मैचिंग को। आइसोथर्मल के लिए एस हो गया, एडियाबैटिक के लिए डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू हो जाएगा क्योंकि क्यू 0 हो जाएगा, आइसोकोरिक के लिए डेल्टा यू बराबर क्यू हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू 0 हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेकंड के साथ आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करनी है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो यहां पर N2 प्लस 3H2 2NH3 की बात आपसे कर रहा है, ठीक है। N2 प्लस 3H2 की बात कर रहा है, 2NH3 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, कह रहा है कि द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय द। देखिए शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन होता है ज्यादा, ये तो जीरो होता है ना, तो ये जीरो से ही ये इंक्रीज होता है और ये डिक्रीज होता है, ठीक है। शुरुआत में तो यही मैक्स होता है, शुरुआत में प्रेजेंस होता है रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट जीरो होता है, फिर धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन घटती है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो अमोनिया जहां से भी उठेगा वो जीरो से ही उठेगा। अब अमोनिया देखो ये सडनली यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है ना। अब आया चौथे ऑप्शन में, देखो अमोनिया ये जीरो ऑरिजिन से आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक, तो ये तो सही हो गया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या निकलती है, दूसरी बात ये निकलती है कि सर H2 ऊपर है N2 नीचे है, N2 ऊपर क्यों नहीं है, H2 नीचे क्यों नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर N2 का 1 मोल है और H के कितने हैं, 3 मोल है। अगर सेम वॉल्यूम लोगे तो मोलर कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, बट ऑब्वियस है H2 वाले का ज्यादा होगा, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड आपको दिया हुआ है, H2O एसिड दिया हुआ है। तो अगर H2O तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, तो अगर इसके बारे में हम आपसे बात करें कि H प्लस प्लस HA माइनस K1 कितना दिया है भैया, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। K1 क्या यहाँ पे कैसे निकलता है, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे H प्लस कंसंट्रेशन और फिर मल्टीप्लाई HA माइनस और फिर H2O H2A, ये हो जाएगा। और ये वैल्यूज आपको बेटा दी हुई है, ठीक है ना, ये वैल्यू इसकी कितनी दी हुई है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट HA माइनस का होगा, HA माइनस कैसे टूटेगा, H प्लस और A2 माइनस में। तो अब इसके लिए K2 क्या हो जाएगा, H प्लस A2 माइनस अपॉन HA माइनस हो गया। ये कितना दिया है मेरे भाई, ये दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये दिया हुआ है। अब ओवरऑल देखो क्या दिया हुआ, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हो, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम निकालेंगे तो H2A जो है 2H प्लस हो जाएगा प्लस A2 माइनस हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो अब इसके लिए जो K होगा वो क्या हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और A2 माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये दिया हुआ है। अब K की वैल्यू आपको ये दी हुई है, अब यहां से इस हिसाब से ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये K1 और K2 और K में क्या रिलेशन है, तो अगर आप ध्यान से देखो भाई तो K जो है वो K1 और K2 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। अब देखो H2A अपने को चाहिए डिनोमिनेटर में है, ऊपर H प्लस चाहिए 2 है। अब HA माइनस से HA माइनस देखो कैंसिल हो जाएगा, तो K1 इंटू K2 को मल्टीप्लाई कर दे तो K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आइए कर देते हैं, वैल्यूज क्या है,
1 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -10, तो ओवरऑल 5 इंटू 10 टू द पावर -15, 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर -15 हो गया। तो यहां पर आंसर देख लीजिए, आपसे थर्ड ऑप्शन कह रहा है। कौन सा ऑप्शन कह रहा है? थर्ड ऑप्शन आपसे ये कह रहा है, ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन Mg2P2O7। तो Mg2P2O7 की जब हम बात करते हैं तो +2 इंटू 2 प्लस 2P -2 इंटू 7 बराबर 0। बहुत सिंपल सवाल है, मुझे उम्मीद है सब लोग कर लिए होंगे इसको। और इससे पहले वाले का थर्ड आंसर था, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या हो गया, 4 + 2P - 14 बराबर 0। तो 2P बराबर 10 हो गया, तो P बराबर क्या हो गया, 5 हो। तो 5 इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, तो बिल्कुल हो गया 5, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन हो सकता था कि ऐसी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो फास्फोरस के लिए नहीं हो सकती है, तो आप देख सकते हो 6, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो ये सब बातें आपको याद रखनी होती है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी है, देख लेते हैं भैया। ध्यान दीजिए, अब यहां पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं Mn की, तो 7 आती है। अगर हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाह रहे हैं तो ये +4 आएगी, और यहां पे वेनेडियम की आएगी +5। हम सब लोग जानते हैं इनके जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसी को एक्सप्रेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका रेडॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं, N1 इंटू VF1 बराबर N2 इंटू VF2, है ना। जहां N1 क्या है, मोल्स, N2 क्या है, मोल्स। वैलेंस VF1 वैलेंस फैक्टर पहले वाले का, और VF2 दूसरे वाले का। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये उसके मोल है और वैलेंस फैक्टर है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है ये उसके मोल और वैलेंस फैक्टर है। तो अब यहां पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, 1 मोल इसके दिए, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसका रिडक्शन हो रहा, तो रिडक्शन वाले के पूछे हैं, इन 1 मोल ऑफ इज ऑक्सीडाइज बाई, इसके कितने मोल हैं, तो इसके N2 मोल हमने मान लिए। तो अब हमने N1 इंटू VF1 बराबर N2 इंटू VF2 लगाना है। N1 कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए, इसके लिए 1 मोल दिया है। अब वैलेंस फैक्टर कितना है, 4 से 5 जा रहा है, पर एटम 1 का चेंज है, वैलेंस फैक्टर 1 हो गया। N2 आपसे इन्होंने पूछा है, वैलेंस फैक्टर देखो 7 से 2 में जा रहा है, 5 का चेंज हो रहा है पर एटम से, तो 5 हो गया। तो N2 बराबर होगा 1/5, मतलब 0.2 मोल। क्या हो गया, 0.2 मोल हो गया। देख लीजिए ध्यान से, 0.2 मोल इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 में फर्स्ट आंसर के साथ हम लोग जा रहे हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82 में, सिंपल सवाल था बहुत। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट अगर हाईएस्ट चाहिए तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या चाहिए, कम चाहिए। और ये है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो I इंटू सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। I इंटू सी जितना ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा। और DFP डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये जितनी कम होगी सीपी उतना कम होगा। अब ये जितना ज्यादा होगा, समझ पा रहे हैं ना, अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा। अगर हमें सबसे कम देखना है सीपी किसका है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम किसकी है, जिसकी सबसे कम होगी उसका डीएफपी सबसे कम, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर यहां पर हम देखें आई इसके लिए 1 है, आई इंटू सी सबके लिए निकालें तो 1 इंटू 0.1 ये हो गया 0.1। इसके लिए टोटल आयंस बनेंगे Ba2+ और 2Cl माइनस, टोटल आयन बनेंगे 3। तो इसके लिए क्या हो गया 3 इंटू 0.1 ये हो गया 0.3। इसके लिए 0.01 इंटू 1 है आई, तो 0.05 हो जाएगा। इसके लिए दो आयन बनेंगे Na+ और Cl माइनस, तो 0.1 इंटू 2 ये हो जाएगा 0.2। तो जो सबसे कम होगा ये जितना कम होगा आई इंटू सी जितना कम होगा उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। तो ये सबसे कम किसमें है, ये सबसे कम है किसमें, सुक्रोज वाले में, ध्यान से देख लो। और जितना सीपी कम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही तो है ये, तो जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ उतना फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 3, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट में। लोएस्ट में कहते हैं तो फिर इस वाले में आंसर आ जाता, सेकंड वाले में। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है आपसे, सेकंड के साथ हम लोग चले जाएंगे, सॉरी थर्ड वाले ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर आपसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, फिर से समझ लीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ये रिलेशन लिखा है। अपने को चाहिए था ये ज्यादा, इसीलिए मैंने इसमें गोला बना दिया। अब ये ज्यादा कब होगा, जब ये कम होगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, आई इंटू सी पे। तो जिसका आई इंटू सी सबसे कम होगा उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात कर रहा है, अर्थात जिक्र हो रहा है निगेटिव डेविएशन का, निगेटिव डेविएशन का। अब निगेटिव डेविएशन मैं कहता हूं कि एसिड है अगर, तो वो निगेटिव डेविएशन जनरली रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। तो HNO3 एसिड है तो ये निगेटिव डेविएशन हो गया, पहला ही एग्जांपल आपके सामने आ गया। ठीक है ना। इथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन है, बेंजीन टोलुइन आइडियल सोल्यूशन है, तो यहाँ पे निगेटिव डेविएशन के लिए पहला ही आंसर कह रहा है। एसिड अगर आपको जनरली नजर आ जाए तो वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो HNO3 पहला ही आपको नजर आ गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में, कैथोड इन गैल्वेनिक शेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक शेल। देखिए फैक्ट बेस्ड सवाल है। कैथोड जो होता है गैल्वेनिक शेल में वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक शेल में होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो देख लीजिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है। निगेटिवली चार्ज इन बोथ केसेस गलत, पॉजिटिवली चार्ज इन बोथ केसेस गलत, पॉजिटिवली चार्ज इन गैल्वेनिक शेल बिल्कुल ठीक, एंड निगेटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक शेल बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 84 में। 85 की बात कर रहा है, ई नॉट ऑफ Fe3+2 इतना दिया हुआ है, SRP आपको दिए गए, SRP गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन द पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आपको दी हुई है, ठीक है ना। अब आपको ये दिया हुआ है, अब रिएक्शन में Sn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन आपको दिए हुए हैं। अब जरा ध्यान से समझना, हम ऊपर से भी कर सकते थे। अब हालांकि ये दो दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ई नॉट ई जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ये आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया है 0.77 वोल्ट, और ये कितना दिया हुआ है, -0.14। कहते हैं मोर एसआरपी कहां पे जाता है, कैथोड पे। मोर एसआरपी विल बी फेवर्ड एट कैथोड। तो ये कहां जाएगा भाई, ये कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये एनोड पे जाएगा, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको रिवर्स
अब ये क्या हो गया, प्लस का 0.14 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन भी वही बात बता रही थी, तो दोनों को हम ई नॉट, हमें चाहिए ई नॉट से, तो हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं। ये प्लस वैल्यू आ गई, ये रिडक्शन के लिए आ गई, तो 0.77 प्लस 0.14 0.91 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहा है। 2 से रिएक्शन में लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, सिंपल था बहुत, आप देख सकते हो। 86 में चलेंगे। फॉर अ रिएक्शन हाफ ए से 2b दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और ये दिया हुआ है। तो अगर हाफ ऑफ ए से ये 2b बन रहा है, तो जो है ये क्या हो जाएगा, -1/1/2 डी ऑफ ए बाई डी टी बराबर +1/2 dB बाई डी टी हो जाएगा। बहुत सरल है। अब यहाँ पे माइनस साइन बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्लस बताता है प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। तो ये ऊपर हो गया -2 dA बाई डी टी बराबर प्लस का dB बाई डी टी। तो यहां से जो आता है माइनस का dA बाई डी टी, वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का 1/4 dB बाई डी टी के। तो देख लीजिए कौन सा आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। 1/4 वाला कोई ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल। सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले गए इसमें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले गए। चलिए ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे चले। 87 क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। रेट ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको रिएक्शन दी थी 2NO प्लस Cl2 से 2NoCl। रेट इक्वेशन आ गई थी कि रेट बराबर K NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और Cl2। तो यहाँ पे जो K है ये रेट कांस्टेंट है, और ये जो रेट कांस्टेंट होता है भैया, ये डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज द टेम्परेचर होगा। तो देखो टेम्परेचर का पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे नहीं करता, कंसंट्रेशन पे नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पहला ऑप्शन 87 फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, चलिए 88 की बात करते हैं। ये भी आप निकाल सकते थे, जैसे ये आपको दिया है। तो अगर हम रेट की बात करें आपसे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए की पावर x और b2 की पावर y, यही हो जाएगा। ये b लिखा है ना। अब 1/1 एक्सपेरिमेंट से आप कर लीजिए। 1.6 इंटू 10 की पावर -4 एक्सपेरिमेंट 1 से हम देख रहे हैं कि ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 0.5। अब यहाँ पे पावर कितनी आ गई x, इधर भी कितनी है 0.5, पावर कितनी आ गई y, इक्वेशन 1 मान लिया, 1। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देना है इसमें। दूसरा क्या आ गया, दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट 3.2 इंटू 10 की पावर से हम सीधे सीधे कर सकते थे, इसको 2 मान लिया। अब हमने क्या किया, x और y की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, इसको 3 ले लिया। अब हम अगर देखें हमें y निकालना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करना है। ये क्या है, अगर पहले दूसरे को हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, 1/2 है ना। तो ये हो गया 1/2 बराबर, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये 1/2 हो गया। k से k कट गया, ये से ये कट गया, ये 1/2 की पावर y आ गया। तो यहां से y की वैल्यू भैया 1 आ जाएगी, आप देख लीजिए। ठीक है, और अब की बार अगर हम बात करें आपसे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 3 से, तो आप यहां पे देख सकते हो
ये डिवाइड होके क्या हो गया बेटा 1 हो गया, और ये k से k कट गया, और ये हो गया 1/2 की पावर x, और ये तो 1 हो ही गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 0 बराबर 1/2 की पावर x बराबर क्या हो गया 0 हो गया, x बराबर क्या हो गया 0। तो रेट बराबर क्या हो गया k a की पावर 0 और b की पावर क्या हो गया बेटा 1। तो यहां से एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए। इसका डायरेक्ट तरीका भी हम लोग जानते हैं कि किसी एक को कांस्टेंट देखो, फिर देखो इसका कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, बी का कंसंट्रेशन डबल तो रेट डबल, मतलब बी की पावर 1, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह अब इसको देखो, ये रेट एक को कांस्टेंट मान लिया, अब ये ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू 0, ये डायरेक्ट अप्रोच होती है। खैर आप सीखिए उसके बाद ही डायरेक्ट अप्रोच लगाइए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 88 के लिए हमारे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर रहा है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक, एक होता है हेट्रोलेप्टिक। एक ही तरह के डोनर एटम्स हैं, लिगेंड्स हैं, होमोलेप्टिक का पार्ट है। एक से ज्यादा है, हेट्रोलेप्टिक का पार्ट है। यहां पर सिर्फ डोनर एटम n है, लिगेंड सिर्फ NH3 है, ये होमो है। यहाँ पे सिर्फ Cl है, होमो है, NH3 भी है, Cl भी है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। नीचे वाला भी होमोलेप्टिक है। सरल सवाल था बहुत। 89 का क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हैं, इट इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आया हुआ सवाल है नीट 2022 का। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, K3Al आपको ये दिया हुआ है, C2O4 थ्राइस की बात अगर आपसे ये करता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको अगर हम अलग कर दें तो 3K प्लस और AlC2O4 थ्राइस का 3 माइनस कर देंगे। तो अगर हम इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना है, सबसे पहले Al प्लस ये -2 होता है ऑक्सीडेट का, बराबर -3। तो Al पे कितना चार्ज आ रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए एक ही ऑप्शन में है, हमें चेक भी नहीं करना पड़ा और सही हो गया, ठीक है ना, चेक भी नहीं करना पड़ा और सही हो गया। हालांकि हम लोग इसका नाम अभी देखेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, पॉजिटिव वाले का पहले नाम। अब इसको क्या बोलेंगे, ये बाइडेंटेट है, हाँ तो ट्रिस ऑक्सिलेटो। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे ट्राई भी हो सकता है, ठीक है ना, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तो अब हमारे पास विकल्प यही बचता है कि ट्रिस को लें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3, तो देख सकते हो, ठीक है। ट्राई भी हम ले सकते थे। देखिए बिस या ट्रिस किसके नाम में आता है, उनके नेम में आता है जो पहले से जिनके नेम में डाई ट्राई एक्सेट्रा होता है, ठीक है। तो यहां पर हम दोनों को ले सकते थे, यहां पर अपने को ट्रिस दिया इसलिए हमने उसको कंसीडर किया। तो सेकंड के साथ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और समझ लीजिए, हमें आंसर तो यहीं से मिल गया था, लेकिन इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बाय द वे कभी आए, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe3 प्लस आयन इन FeCN3 माइनस, आपको ये दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये आपसे कह रहा है। अब Cn माइनस सबसे पहले देखो स्ट्रांग लिगेंड है सर, और स्ट्रांग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज करता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज करता है। Fe क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6, Fe3 प्लस क्या करता है 3d5 हो। अब 3d5 फिल करना है तो कैसे करोगे, एक दो तीन चार पांच छह, ये GS है। अब एक्साइटेड स्टेट में ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कास्ट कर देगा, तो ये पेयर एक अनपेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n प्लस 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 1 प्लस 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब 1.7 bm।
तो यहां पर आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग 91 में जा रहे हैं। 91 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया, क्या हो गया 91 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए बाइडेंटेट लिगेंड आपको दिया हुआ है, और जब बाइडेंटेट लिगेंड में अगर ऐसा अरेंजमेंट आपको नजर आता है तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, ऑप्टिकल शो होता है। ठीक है ना, ये फैक्ट बेस्ड बात है, आपसे डिस्कस करी है रैपिड फायर वगैरह में, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जीआई आपसे पूछा है, तो जीआई क्या हो जाएंगे, जीआई हो जाएंगे 0। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, एन एलिमेंट विच इज रिसेंटली डिस्कवर इन प्लेस 7th पीरियड एंड 10th ग्रुप। तो 7th पीरियड और 10th ग्रुप की जब ये बात आपसे कर रहा है तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एटॉमिक नंबर 110 के बारे में जिक्र कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था 103 के बाद जो भी एटॉमिक नंबर होगा 118 तक, वो आखिरी जो 2 डिजिट होंगे वो उसके ग्रुप नंबर को बता रहे होंगे। तो यहां पे 10th ग्रुप है, इसका मतलब 110 है एटॉमिक नंबर। अब इसके लिए आयुपैक नेम क्या होगा, अनिलियम, सिंबल होगा UUN। ठीक है, देख लीजिए अनिलियम सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, 93 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, चलिए 94 की बात करते हैं। एंथैल्पीज आपको दिए, काफी अच्छा सवाल है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दी हुई है, सेकंड दी है, थर्ड है। हम सब जानते हैं IE3 ज्यादा होती है IE2 से, IE2 ज्यादा होती है IE1 से। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि अगर लार्जेस्ट गैप देखने को मिलता है तो वो उसके ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर को भी बताने का काम करता है, ये बात भी हम लोग जानते हैं। तो लार्जेस्ट गैप देखिए, ये ऑलमोस्ट इसका क्या है, ये डबल के आसपास है, ये भी डबल के आसपास है, लेकिन इसको देखो जरा, ये 8-9 गुना जा रहा है, 8-9 गुना। मतलब जब किसी मेटल पे 2+ रहा होगा तो वो स्टेबल रहा होगा, तभी तो इतना हाई जंप मांग रहा है, तभी तो इतना हाई जंप मांग रहा है। इसी तरह यहां से इसको देखो, ये 1450 से ये 7731 जा रहा है, बहुत मतलब 6 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, आप देख सकते हो 5.5 गुना के आसपास है। मतलब इतना ज्यादा जा रहा है, मतलब M2+ में ये स्टेबल रहा होगा, तभी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी ले रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 2+ किस पे रहता है, सेकेंड ग्रुप वालों पे रहता है, तो सेकेंड ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप 1 जहां जहां लिखा है उसे काट दीजिए। अब हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो आप सब जानते हो ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सब लोग जानते हो ए ऊपर होगा बी नीचे होगा, क्योंकि ए की आयनाइजेशन एनर्जी देखो, बी की देखो तो बी नीचे ही होगा, कम होगी। ठीक है ना, तो बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप सेकेंड एंड बी कम्स बिलो ए। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 94। 94 में किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। 95 में चल रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, 3p5 क्लोरीन का होता है, 3s1 सोडियम का होता है, 3s2 मैग्नीशियम का होता है, 2p5 फ्लोरीन का होता है। बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, और इसकी EN वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए, होती है 4। ठीक है ना, 4 होती है। तो फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, नॉन एग्जिस्टेंट कौन सा है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और ये सब हायर देन सेकेंड पीरियड मेंबर। जैसे एल्युमिनियम थर्ड पीरियड का मेंबर है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बोरॉन सेकेंड पीरियड का मेंबर, और सेकेंड पीरियड का मेंबर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये BF6 3- बना ही नहीं सकता,
एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिट। ठीक है, सेकेंड पीरियड का कोई भी मेंबर 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और बाकी सब हायर देन सेकेंड पीरियड है तो वो बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन 96। डाइपोल मूवमेंट आपसे यहाँ पे कह रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर देख लेते हैं। एक वेक्टर है यहाँ पे, कितने वेक्टर है, एक वेक्टर, उसके लिए डाइपोल मूवमेंट 1.5 है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, बना भी दे रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिए, है ना, तो ये रीना से मीना, एक मिनट, ये चलिए फिर से बना लेते हैं, थोड़ा नहीं बन पाया सही से, आइए। ये देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको आगे बढ़ा दो, ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, और ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा, है ना, तो ये तो कैंसिल हो गए तीन वेक्टर आपस में, बचा यहाँ पे क्या, सिर्फ एक वेक्टर, तो ये भी एक वेक्टर है, ध्यान से समझ पा रहे हैं, और ये भी एक वेक्टर था, तो जब एक ही वेक्टर दोनों में है तो डाइपोल मूवमेंट तो इसका भी वही होगा ना, 1.5 डे बाई। अच्छा, यहाँ सवाल क्या आते हैं, डे बाई की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये सब तरह तरह के सवाल हम लोगों ने रैपिड फायर्स में देखे हुए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। 1.5 डे बाई, ये तीन वेक्टर आपस में कैंसिल हो, एक वेक्टर ही बचा है यहाँ, ये वाला, और इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट एंड शेप ऑफ I3 माइनस, तो I3 माइनस को कैसे लिखते हो, I2 माइनस, तो ये हो गया 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, sp3d के बारे में बात हो रही है, I इधर और इधर 3 लोन पेयर। अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आप सब जानते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, और जब शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर हम हमेशा कहते हैं छिपा लो, तो शेप इसका क्या होगा, लीनियर होगा। देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया 98, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, सेम साइज की बात आपसे कर रहा है, तो सेम साइज के लिए हम सब लोग जानते हैं ट्रांजिशन मेटल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो सकता है, बराबर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हम जिरकोनियम और हाफनियम को देखते हैं तो हमको एक टर्म याद आता है, याद करिए, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में इनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ड्यू टू पूरे शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जिरकोनियम और हाफनियम आपको दिए हुए, ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो थर्ड ऑप्शन के साथ चले। बाकी FeNI इन सब का पूरा ऑर्डर हम लोग कई बार रैपिड फायर वगैरह में देखें। अगर हम स्कैंडियम से चलते हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, तो वो जो है डिक्रीज होता चला जाता है। आयरन में, कोबाल्ट में, निकिल में हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है साइज, ठीक है। फिर कॉपर से जिंक में साइज इंक्रीज हो जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी हुई। खैर यहाँ पे अपना आंसर हो गया थर्ड, lengthenoid contraction। क्वेश्चन नंबर 100, इम्पार्ट कलर इन एन एक्वस सोल्यूशन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिज्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो किसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, आर्गन 4s2 3d2, तो अगर 4 प्लस हम कर देंगे तो ये तो डायामैग्नेटिक रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d 0 आ जाएगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड है, तो ये तो कलरलेस होगा। इसी तरह कॉपर की जब हम बात करते हैं तो आर्गन 4s1 3d10 होता है। अब कॉपर प्लस की बात कर रहे हैं तो 3d10 है, अब 3d10 है तो ये भी पेयर्ड होंगे सारे इलेक्ट्रॉन,
तो ये भी होगा कलरलेस। जिंक की बात करते हैं, आर्गन 4s2 3d10, तो Zn2+ की बात करते हैं, ये भी 3d10, ये भी फुली पेयर्ड। बचा अपने पास में क्रोमियम, क्रोमियम को देखते हैं 4s1 3d5, तो क्रोमियम 3+ को देखते हैं 3d3 आ गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n बराबर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिज्म, और पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर प्रॉपर्टी को शो करेगा, इम्पार्ट करेगा। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो ये बेटा आपका डिस्कशन रहा हम लोगों के केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस। पेपर इजी था और अच्छा हुआ होगा निश्चित तौर पर, और इसी तरह मेहनत करिए। मुलाकात होगी फिर से बहुत जल्दी किसी एक और सेशन में। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू सो मच।